कौन बनेगा बड़ा आदमी, आज का ये शीर्षक है। दरअसल चुनाव का माहौल है। 3 दिसंबर को चुनाव का परिणाम आने वाला है। उसके लिए गहमा गहमी और कयासों का दौर शुरू हो चुका है। लोगों का कहना है कि ये जो फाइट है इतना क्लोज है कि कुछ भी पूर्वानुमान करना मुश्किल है। हालांकि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि जीत एक तरफा होनी है। इन कयासों और चर्चा के दौर में हम यहाँ मौजूद हैं, रायगढ़ के पत्रकार हैं, विचारक हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, रामचंद्र शर्मा जी। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या माहौल है, किस चर्चा में कितना दम है। तो चलिए सीधा हम बात करते हैं रामचंद्र शर्मा जी से। आपका स्वागत है। धन्यवाद विनय जी। तो ये कौन बनेगा बड़ा आदमी, या बड़ा आदमी कौन बनने वाला है? सबसे पहले तो मैं मुनादी.com को धन्यवाद देता हूँ। इतने गंभीर विषय के लिए उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि हम चर्चा कर सकें। बड़ा आदमी का तात्पर्य यही है कि कौन विधायक बनेगा या कौन जीतेगा। तो आपने जो अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि ये तय नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण ये है कि कुछ लोग जो बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर किसी न किसी पार्टी से प्रभावित है, चाहे वो कांग्रेस से हो, भाजपा से हो या अन्य से हो। क्योंकि हम जिनसे भी मिलते हैं तो उनके कोई न कोई विचार पुरुष से रहते हैं। यही कारण है कि कोई बोल रहा है कि एक तरफा कोई जीतेगा और कोई कह रहा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, टफ है, निर्णय हो सकता है 5,000 से कम का भी हो। तो मेरा ये मानना है कि बड़ा आदमी तो वही जीतेगा अंत में जिसे जनता अपनी सिर आंखों पर बैठाएगी। और इसके लिए बहुत सारे एनालिसिस है जो अभी हम चर्चा करेंगे। आप कुछ पूछेंगे तो मैं उसके उत्तर में बताऊंगा। और निर्णय तो 3 दिसंबर को ही सामने आएगा, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करें तो एक रूपरेखा, एक जो माहौल है अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से वो कैसी बनेगी, यही चर्चा है। चर्चा में कैलकुलेशन कम, इमोशन ज़्यादा दिखते हैं। स्वाभाविक है कि यदि मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ या भाजपा का कार्यकर्ता हूँ तो एक बाहरी माहौल, एक बाहरी ग्रुप या अपने जो विधायक प्रत्याशी हैं उनके प्रति जुड़ाव के कारण मुझे लगता है कि वो हार ही नहीं सकते। तो जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो मैंने अपने आकलन के हिसाब से, क्योंकि मैं ज़्यादातर कांग्रेसियों से मिल रहा हूँ, ज़्यादातर कांग्रेसी वोटर मुझसे मिल रहे हैं, यदि मैं कांग्रेसी भी समर्थक हूँ तो वैसे यदि मैं भाजपा समर्थक हूँ तो मैं भाजपा के लोगों के चारों तरफ घिरा हुआ हूँ, भाजपा के समर्थक मुझे मिल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, मुझे अपना ही अपना दिख रहा है, दूसरे का आकलन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी इमोशंस में मैं बोल दे रहा हूँ कि ओपी चौधरी 25,000 से जीत रहे हैं या प्रकाश नायक 20,000 से जीत रहे हैं। तो वो जो इमोशनल टच है वो तो रहेगा ही, स्वाभाविक है। मैंने काम किया है भाजपा या कांग्रेस के लिए तो मैं उसके लिए बोलूँगा जिसके मैंने काम किया है। तो यही कारण है कि लोग 25-25 बोल रहे हैं या 20 बोल रहे हैं। लेकिन रायगढ़ के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इतने लंबे अंतराल वाली जीत हुई हो। तो ये देखने वाली बात होगी। ये जो कैलकुलेशन के आधार पे अगर हम देखें, परिस्थितियां देखें, जिस तरह से 2 दिन में माहौल बदला उसको हम देखें तो हम क्या पाते हैं? और निर्दलियों की जो धमक थी अचानक फीकी पड़ गई। इसको आप 3-4 भागों में बांट सकते हैं पूरे एनालिसिस को। पहले एनालिसिस जो आपने कही कि जो निर्दलीय खड़े हैं वो क्या प्रभाव डालेंगे, तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के जो शंकर अग्रवाल जी हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, कोषाध्यक्ष थे वो, वैसे ही गोपिका गुप्ता जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो भाजपा से बागी होकर के चुनाव लड़ी। उसके अलावा आम आदमी पार्टी के गोपाल बापोड़िया हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचाएंगे। यदि मेरा एनालिसिस हम देखें तो शंकर अग्रवाल को यदि मारवाड़ी समाज के वोट ज़्यादा मिलते हैं और गोपाल बापोड़िया को, तो मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि ये नुकसान भाजपा को है। क्योंकि मारवाड़ी समाज का ज़्यादातर वोट जो है, क्योंकि रायगढ़ में भाजपा को खड़े करने में मारवाड़ी समाज का बड़ा योगदान भी रहा है, उनकी ज़्यादातर नेता जो है वो मारवाड़ी समाज के रहे प्रारंभ में। तो यदि ऐसा होता है कि समाज का वोट यदि शंकर और गोपाल जी को मिलता है तो वो नुकसान भाजपा को होगा। गोपिका गुप्ता को यदि कोलता समाज का वोट मिलता है या वो जिस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हैं यदि वो वहाँ से वोट पाती हैं तो ये नुकसान भी भाजपा को होगा। अब जितनी इनकी वोटों की संख्या बढ़ेगी भाजपा की संभावना उतनी धूमिल होगी। ये देखने वाली बात है
कि ये कितना वोट खींच पाते हैं, क्योंकि शंकर अग्रवाल ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी संसाधन जुटाए, गोपाल ने संसाधन कम जुटाए लेकिन शहर में उनकी पकड़ है। गोपिका ने शहर में दखल कम दी लेकिन देहात में उनकी पकड़ है। और लेकिन ये भी माना जाता है कि मतदाता उसको वोट नहीं देता है जो हार रहा है। तो यदि ये सोच करके वोट देंगे तो वोट कांग्रेस और भाजपा में बढ़ जाएगा। लेकिन यदि किसी से जुड़ाव है, समाज का सोच करके देंगे तो वो नुकसान फाइनली भाजपा को होगा यदि ज़्यादा वोट पाते हैं तो। उत्कल समाज का भी एक ट्विस्ट। उत्कल समाज ने अंतिम चरण में ये कहा था कि वो गुप्ता गुप्ता को वोट देने के लिए, उत्कल समाज के अच्छे अच्छे जो लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, वो गुप्ता के साथ जुड़ गए थे। उसका क्या असर होता है या क्या असर देखने को कुछ मिल रहा है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यदि कोलता समाज और उत्कल समाज उड़िया भाषी हैं तो उनके बीच निकटता भी है और वो टिकट की मांग लगातार पिछले 2-3 चुनाव से कर रहे हैं। यही कारण है कि गोपिका गुप्ता ने विद्रोह भी किया। लेकिन बात वहीं पर आके अटक जाती है कि यदि वो वोट खराब होने की बात सोचेंगे तो फिर गोपिका गुप्ता को वोट कम मिलेगा। लेकिन जैसा मेरी भी जानकारी में आया कि उत्कल समाज और कोलता समाज ने अंतिम दिन 17 तारीख को वोटिंग हुई, 16 तारीख को उन्होंने अपील की कि भाई गोपिका को वोट दे। उस अपील का जितना असर होगा उतना नुकसान ओपी चौधरी जी को होगा। ये बड़ी देखने वाली बात होगी कि उसका असर कितना होता है और उसका नुकसान कितना होता है। दूसरा ये कि शहर में वोटिंग का परसेंटेज 67 पॉइंट समथिंग है और देहात में ज़्यादा है। हाँ, ये बात तो सही है कि शहर में जो वोट गिरा है वो लगभग 67-68 हज़ार गिरा है और देहात में 1,27,000 गिरा है, लगभग 50,000 वोट ज़्यादा। ये बहुत मायने रखेगा रिजल्ट के लिए। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि दोनों ही जो प्रतिद्वंदी हैं, ओपी चौधरी जी और प्रकाश नायक जी, दोनों की छवि का कितना आकलन किया जाएगा, इसका असर होगा। तो मेरा ये मानना है कि छवि का आकलन ज़्यादातर शहर के लोग करते हैं और पढ़े लिखे लोग करते हैं, देहात में ऐसा कम होता है। अब चूंकि पूर्व कलेक्टर रहे हैं, देहात के लिए बहुत सारी घोषणाएं भाजपा ने भी की, बहुत सारी घोषणाएं कांग्रेस ने भी की, लेकिन पिछली बार जो कांग्रेस की विजय हुई थी वो घोषणा पत्र के कारण ही हुई थी, मेरा ये मानना है। और इस बार भी उन्होंने भाजपा ने जो घोषणाएं की उसमें 1-2 कदम आगे बढ़ के कांग्रेस ने की। जैसे 3100 धान की जो राशि रखी गई समर्थन मूल्य, उसको कांग्रेस ने 3200 कर दिया। कर्ज माफी बीजेपी ने नहीं किया, कांग्रेस ने कर दिया। उसके अलावा और भी बहुत सारी घोषणाएं हैं। 12,000 महिलाओं के लिए भाजपा ने किया तो 15,000 कांग्रेस ने कर दिया। तो पल में तोला पल में मासा, पार्टियों की बातें हैं, तू डाल डाल मैं पात पात, ऐसा चल रहा था। तो उसका असर कितना हुआ, जनता तक कितना पहुंचा पाए, प्रत्याशी जो बात है वो जनता तक पहुंचाना भी चाहिए। इन सब बातों का ओवरऑल जो मुझे लगता है कि देहात में जो बाजी मारेगा वही जीतेगा। आप देखिए 67,000 वोट मिला है, गिरा है शहर में। 67,000 में कितना मिलेगा किसी को, अधिकतम 40, ठीक, वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि निर्दलीय भी थे। यदि 5-7 हज़ार निर्दलीय ले जाएंगे तो बच गया 60,000 वोट। 60 में यदि 30 और 25 के बीच भी बढ़ता है और 5,000 गोपाल बापूड़ या शंकर अग्रवाल आदि को मिल जाता है तो 5,000 की लीड हुई, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। तो देहात की लीड ही जो है जीत हार तय करेगी। एक अनुमान ये भी है कि जो देहात में वोटिंग ज़्यादा हुई कांग्रेस को फायदा पहुंच जाएगा। देखिए, ये तो क्षेत्र क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, प्रत्याशी पर भी निर्भर करता है। जो मेरी जानकारी में जो चीज़ आई है, जो मैंने कांग्रेसियों से भाजपाइयों से बात की, सरिया में भी, पुसौर में भी, महापल्ली में भी, शहर में भी, तो मेरा ये मानना है जो आकलन मिला उस आधार पे, आप देखिए सरिया को सारंगढ़ में शामिल करने के लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन चला और कांग्रेसी भी ये मान रहे हैं कि सरिया को उसमें नुकसान हुआ है। जो प्रकाश नायक जी हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको वहाँ पर इस बात का नुकसान हुआ है कि वो रायगढ़ में शामिल नहीं हो गए, सारंगढ़ में शामिल हो गए। तो जो लीड 8,000 की थी वो लीड प्रकाश नायक जी की कम होगी, ये कांग्रेसियों का भी कहना है। कितनी कम होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन यदि 8,000 की लीड 2-3 हज़ार में आ जाती है तो वो नुकसान को कहाँ से कवर करेंगे, क्योंकि पिछली बार प्रकाश नायक जी की लीड पुसौर से थी। यदि वही लीड इस बार भी है तो फिर सरिया की लीड कम होगी, वो कवर कहाँ होगा। सरिया पुसौर को कांग्रेसी क्षेत्र माना जाता है, महापल्ली को भाजपा का क्षेत्र माना जाता है।
महापल्ली में कोलता समाज, उड़िया समाज काफ़ी है, वो गोपिका गुप्ता को कितना वोट देंगे और ओपी चौधरी जी को कितना वोट देंगे, और उसमें से कांग्रेसी कितना खींच पाएंगे। मतलब आपका जो आकलन प्रारंभिक था, मैं भी ये मानता हूँ कि कोई भी दावे से नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा और कितने वोट से जीतेगा। अमित शाह का रोड शो का कितना असर हुआ होगा, और भूपेश बघेल के अंतिम समय में जो उन्होंने वो, मेरा ये मानना है कि जो बड़े नेता आते हैं वो जो कार्यकर्ता हैं उसको बूस्टअप करते हैं, मतदाता को उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो शहर में हो चाहे देहात में हो। बड़े नेता के आने से कार्यकर्ता बूस्टअप होते कि हमारे बड़े नेता आए, हम मेहनत कर रहे हैं तो हमको एप्रिसिएशन मिला, लेकिन उसका वोट में कन्वर्ट होना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अमित शाह जी आए तो कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए हैं भाजपा के, आम नागरिक तो जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा मैं नहीं मानता। जो भी असर पड़ेगा वो दोनों प्रत्याशियों की छवि का, कार्यकर्ताओं की मेहनत का, ये जरूर पड़ेगा। एक और पॉइंट है जो मैं कहना चाहता हूँ, भीतरघात, जिस पर हम चर्चा नहीं कर पाए। एक जो पॉइंट मुझे जो लग रहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों में जो प्रत्याशी टिकट की मांग कर रहे थे, उस मांग का असर तो एक ही को होता है, अंततः टिकट तो एक ही को मिलती है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस और भाजपा में कितने लोगों ने वास्तव में काम किया, कितने लोगों ने दिखावा किया। क्योंकि एक हल्ला ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने काम तो दिन में किया लेकिन रात में उल्टा किया। इस उल्टा का असर भी कितना होगा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से 2-3 जगह ये बोल भी चुका हूं कि ओपी चौधरी जी ये हारेंगे तो भीतरघात के कारण हारेंगे, और प्रकाश नायक जी यदि जीतेंगे तो कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, सफलताएं हैं, और किसानों ग्रामीणों के बीच में जो भूपेश बघेल सरकार ने काम किया है उसके कारण जीतेंगे। तो ये दोनों चीज़ें में भारी कौन पड़ेगा ये समय बताएगा, लेकिन बहुत ही रोमांचक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम तो विश्लेषक हैं पत्रकार होने के नाते, तो बहुत सारे पत्रकार भी बटे हुए हैं। कोई कह रहा है भाजपा 20,000 से जीतेगी, कोई बोल रहा है नहीं कांग्रेस 10,000 से जीतेगी। तो वास्तव में इसका कारण एक ही है कि जिसको जो नज़र आता है, जो जिससे थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत झुकाव है, या थोड़ा बहुत वो चाहता है कि ये जीत जाए, इस कारण से उसकी मनोवृत्ति बनती है कि मैं इसका सपोर्ट करूँ या उसका सपोर्ट करूँ। अंत में तो जीतेगा वही जो जनता जनार्दन चाहेगी, उसका इंतजार है। थैंक यू। तो ये रहा पूरा विश्लेषण। अभी पता नहीं चल पाया कि बड़ा आदमी कौन बनने वाला है। अमित शाह जी ने 2 लोगों को यहाँ पे बड़ा बनाया था। एक विष्णुदेव साय जी हैं कुनकुरी में, उन्होंने कहा था कि इनको आप जिताइए, मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा, और ओपी चौधरी के लिए भी उन्होंने यही बात कही थी। हालांकि ओपी चौधरी या विष्णुदेव साय दोनों किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, और ये बड़ा आदमी का क्राइटेरिया अमित शाह जी का क्या था पता नहीं, लेकिन ये दोनों विष्णुदेव साय हों या ओपी चौधरी बड़े आदमी हैं, इनके फैन फॉलोइंग्स हैं, इनके समर्थक हैं, तो बड़ा आदमी पहले से हैं ही। और बड़ा आदमी अब देखना ये है कि अब इसमें बड़ा आदमी कौन बनता है, ओपी चौधरी जी बनते हैं या प्रकाश नायक बनते हैं, या दरअसल बड़ा आदमी की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि दोनों के जो समर्थक हैं, ओपी चौधरी जी के समर्थक और प्रकाश नायक के समर्थक, दोनों अभी से जीत के दावे कर रहे हैं, और दोनों का दावा है कि जीतने के बाद ये सीएम बन जाएंगे, वो मिनिस्टर बन जाएंगे। इस तरह के दावे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, इसलिए जो भी जीतेगा बड़ा आदमी बनेगा, ऐसा उनका दावा है। सरकार आई तो अब सरकार भी किसकी आती है, क्या होता है, ये सब तो अभी भविष्य के गर्भ में है कि 3 दिसंबर को अंततः क्या होगा। लेकिन अगर हम मतदान की बात करें तो इस बार रायगढ़ जिले में 78 से ज़्यादा % मतदान हुआ है, जो पिछले से कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा वोटिंग हुई है यहाँ पे, और पूरे ज़िले में बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है। अगर हम खरसिया की बात करें तो खरसिया में 86.92% वोटिंग हुई है। धर्मजयगढ़ और लेलुंगा में भारी मतदान हुआ है। ये मतदान कई बार भारी मतदान को एंटी इनकम्बेंसी समझा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये चीज़ें साबित नहीं हुई हैं। कई बार ये मिथक टूटा है, भारी मतदान के बाद सरकार वापस आई है। तो भारी मतदान को लेकर के हम ये विश्लेषण नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते कि
भारी मतदान का असर सत्ता के विपरीत होगा। तो अब देखते रहिए मुनादी चौपाल, हम इस पे और ज़्यादा विश्लेषण करेंगे। आगे भी कई लोगों से हम चर्चा करने वाले हैं कि अल्टीमेटली क्या होगा, क्या होने वाला है। इस पर हम बहुत चीज़ें दर्शकों के विवेक पर भी छोड़ते हैं कि वो भी विश्लेषण करें और तय करें कि किसकी जीत होगी, किसका हार होगा, कौन बड़ा आदमी बनेगा, कौन रह जाएगा। तो देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।